हेलो बच्चों, आज हम आपकी वर्कशीट नंबर 54 जो फ्रांसीसी क्रांति से आई है उसको करेंगे। तो ये इसमें आज पढ़ेंगे महिलाओं के लिए क्रांति का क्या अर्थ है। महिलाएं फ्रांसीसी क्रांति की गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल थी। जब फ्रांस की क्रांति हुई है उसके बाद ही दुनिया को पता चला था कि दुनिया समाज को बदला जा सकता है। उससे पहले यही सोच थी लोगों की कि समाज को बदला नहीं जा सकता। जो फ्रांस में क्रांति हुई उससे दुनिया के लोगों को पता चला कि राजतंत्र को ख़त्म करके लोगों का राज भी हो सकता है, लाया जा सकता है। तो जो क्रांति फ्रांस में हुई उसके लिए उस क्रांति का अर्थ महिलाओं के लिए क्या था, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। महिलाएं फ्रांसीसी क्रांति की गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल थी। फ्रांस में जो भी क्रांति हो रही थी उसमें महिलाएं एक्टिव रूप से शामिल हो रही थी। उन्हें उम्मीद थी कि क्रांतिकारी सरकार उनका जीवन सुधारने हेतु ठोस कदम लेगी। महिलाएं इसलिए फ्रांसीसी क्रांति में शामिल हो रही थी क्योंकि उनको लग रहा था कि जो क्रांतिकारी लोग वहाँ पर राजतंत्र ख़त्म करके गणतंत्र लेकर आ रहे हैं, वो महिलाओं के लिए भी कुछ ना कुछ करेंगे। जो वहाँ की क्रांतिकारी सरकार बनेगी वो महिलाओं के बारे में भी सोचेगी। अधिकांश महिलाओं के पास पुरुषों की तुलना में बेहद कम अवसर उपलब्ध थे। ज़्यादातर जो महिलाएं थी, ज़्यादातर क्या जितनी भी वहाँ महिलाएं थी उनको पुरुषों की तुलना में बहुत कम अवसर उपलब्ध थे, उनको कम अधिकार दिए गए थे। महिलाएं ना तो जो कर बढ़ाने वाली जो संस्था थी, जब कर बढ़ाता था राजा उसमें शामिल हो सकती थी, और जो औरतें होती थी वहाँ की उनको घर के काम करने पड़ते थे, उनको कोई राजनीति अधिकार नहीं प्राप्त थे। फ्रांस में महिलाओं ने अपने हितों पर चर्चा करने के लिए राजनीतिक क्लब, जैसे पुरुषों ने अपना जैकोबिन क्लब बनाया था वैसे ही वहाँ पर महिलाओं ने भी पुरुषों की देखा देखी और अपने अधिकार पाने के लिए महिलाओं के क्लब बनाने शुरू कर दिए थे और अखबार भी निकालने शुरू कर दिए थे। नंबर 1, वो इसलिए शामिल हो रही थी फ्रांस की महिलाएं क्रांति में ताकि उनकी महिलाओं की जो दशा है वो सुधर सके। एक, उनको पुरुषों के मुकाबले वहाँ की महिलाओं को कम अधिकार और अवसर प्राप्त थे, इसलिए भी वो क्रांति में शामिल हो रही थी। उनको उम्मीद थी कि वहाँ की क्रांतिकारी सरकार महिलाओं के लिए कुछ ना कुछ जरूर करेगी। और पुरुषों के क्लब देखकर महिलाओं ने भी अपने राजनीतिक अधिकार पाने के लिए क्लब बनानी शुरू करी। जैसे पुरुषों का जैकोबिन क्लब था, ऐसे महिलाओं ने भी एक अपना क्लब बनाया। महिलाओं ने अपने राजनीतिक अधिकार पाने के लिए और अपनी दशा सुधारने के लिए अखबार भी निकाले। उनकी एक प्रमुख मांग पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार की थी। उनकी महिलाओं की प्रमुख मांग भी आपको पता होनी चाहिए क्या थी। महिलाओं की प्रमुख मांग क्या थी? पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार। महिलाओं की प्रमुख मांग भी आपको वन वर्ड में भी आ सकता है कि फ्रांस की महिलाओं की प्रमुख मांग क्या थी? पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त करना। 1791 के संविधान में उन्हें निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया था। महिलाओं को कोई भी राजनीतिक अधिकार नहीं दिए गए थे। 1791 में क्रांतिकारी सरकार ने संविधान तैयार किया था, जहाँ मध्य वर्ग के लोगों ने जो संविधान तैयार किया था उसमें महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया था। तो इसलिए औरतें मतलब वहाँ होने वाली क्रांति में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही थी, भागीदारी ले रही थी। वहाँ की जो क्रांतियाँ हो रही थी उनमें हिस्सेदार थी वो, ताकि वहाँ की नई बनने वाली सरकार उन महिलाओं के बारे में भी सोचे और उनकी दशा को सुधारे। जो उनको संविधान में निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया था, यानी कि उनको वोट का अधिकार नहीं दिया गया था, उनको पिता और पतियों के ऊपर आश्रित नागरिक के रूप में रखा गया था। औरतें उसी अपनी निष्क्रिय नागरिक की, जबकि औरतें सबसे ज़्यादा काम करती हैं, पुरुषों से भी ज़्यादा काम करती हैं, ज़्यादा जिम्मेवारी औरतें निभाती हैं,
तो फिर भी उनको निष्क्रिय नागरिक कहा गया था। इसके कारण ये निष्क्रिय नागरिक का जो दर्जा उनको दिया गया था, इस दर्जे को हटाने के लिए, अपने आप को सक्रिय नागरिक बनाने के लिए भी औरतें वहाँ पर लड़ रही थी। शुरू में क्रांतिकारी सरकार ने सुधार लाने वाले कुछ कानून लागू किए। जब वहाँ पर राजतंत्र खत्म हो गया और वहाँ पे क्रांतिकारी जैकोबिन जो क्लब की सरकार बनी, तो उसके बाद उन्होंने और महिलाओं की दशा सुधारने के लिए कुछ कानून लागू किए। पहला कानून क्या था? लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया। लड़कियों के लिए ये याद रखना है, क्या करा गया? स्कूली शिक्षा को अनिवार्य करा गया। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि उन्होंने जो क्रांति थी वहाँ की, उसमें क्यों हिस्सा लिया था। एक तो इसलिए कि जो वहाँ पे क्रांतिकारी सरकार ने, जो मध्य वर्ग के लोगों ने, जो भी क्रांतिकारी थे मध्य वर्ग के लोग थे, तीसरी एस्टेट के लोग थे, उन्होंने जो नया संविधान बनाया था उसमें भी उनको निष्क्रिय नागरिक कहा गया था। लेकिन औरतें सबसे बड़ी जिम्मेवारी औरतें निभाती हैं, इसलिए औरतें अपने निष्क्रिय का जो नागरिक का जो उनको टैग मिला था, एक तो उसको हटाना चाहती थी, जिसके लिए वो क्लब भी बना रही थी पुरुषों की तरह और अखबार भी निकाल रही थी। और उनकी औरतों की प्रमुख मांग भी याद रखनी है कि वो पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार पाना चाहती थी। वो इसलिए क्रांतियों में हिस्सा ले रही थी ताकि उनकी दशा सुधर सके। और जो फिर क्रांतिकारी सरकार बनी, उन्होंने महिलाओं के लिए, उस सरकार ने क्या कदम उठाए? पहला काम किया कि लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा को अनिवार्य बना दिया गया। अब शादी को स्वैच्छिक अनुबंध माना गया और नागरिक कानूनों के तहत उनका पंजीकरण किया जाने लगा। पहले जब माँ बाप जबरदस्ती लड़कियों को पढ़ाते नहीं थे, शादी कर देते थे फ्रांस में। अब वहाँ पर जब लड़की चाहती थी, चाहे उसी टाइम शादी हो सकती थी। माँ बाप उसकी जबरदस्ती शादी नहीं कर सकते थे। नागरिक कानूनों के तहत उनका पंजीकरण किया। अब शादी जो होती थी उसका भी पंजीकरण होने लगा था। पहले वहाँ पे लड़कियों की शादी माँ बाप लड़कियों को पढ़ाते नहीं थे, जल्दी कर देते थे। लेकिन जो नई सरकार आई थी राजतंत्र खत्म करके, उसने क्या किया? शादी को स्वैच्छिक अनुबंध करा। जब लड़की शादी करने के लिए तैयार हो, अब माँ बाप उसी टाइम शादी कर सकते थे, उसकी मर्जी के विरुद्ध शादी नहीं कर सकते थे। और अब शादी का भी रजिस्ट्रेशन होने लगा था, पंजीकरण होने लगा था। तलाक को कानूनी रूप दे दिया गया। अब पहले तलाक कोई ले नहीं सकता था, लेकिन अब तलाक को कानूनी रूप दे दिया गया। मर्द और दोनों ही इसकी अर्जी थी। जरूर ये अगर तलाक लेना था, अगर औरत किसी पुरुष से दुखी थी जिससे शादी हुई थी, या पुरुष किसी औरत से दुखी था जिससे उसकी शादी हुई थी, तो वो दोनों ही अगर तलाक लेना चाहते थे तो वो दोनों अर्जी लगा सकते थे। पुरुष भी, अगर कोई पुरुष किसी औरत से शादी करके तंग था और वो उससे तलाक लेना चाहता, वो भी अर्जी दे सकता था। अगर कोई औरत शादी के बाद अपने पति से दुखी थी, वो भी तलाक के लिए अर्जी दे सकती थी। अब ऐसा कानून वहाँ की नई सरकार ने बना दिया था। अब महिलाएं व्यावसायिक प्रशिक्षण ले सकती थी। पहले महिलाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण ट्रेनिंग लेने की अनुमति नहीं थी। अब नई सरकार ने ये उनको अनुमति दे दी थी। कलाकार भी बन सकती थी। पहले और बस लड़कियों की शादी कर दी जाती थी, जल्दी पढ़ाया नहीं जाता था। लेकिन अब वो व्यावसायिक प्रशिक्षण भी ले सकती थी, कलाकार भी बन सकती थी, और अगर वो बिजनेस वगैरह भी करना चाहती थी लड़की तो वो कर सकती थी। अब व्यवसाय चला सकती थी लड़की। एक तो लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा अनिवार्य कर दी नई सरकार ने। एक जो शादी वो माँ बाप उसके बिना पूछे कर देते थे, अब वो सिस्टम हटा दिया गया था। अब शादी अगर लड़की की इच्छा के अनुसार ही माँ बाप कर सकते थे, उसके विरुद्ध नहीं जा सकते थे। और अब शादी का भी रजिस्ट्रेशन होने लगा था, पंजीकरण होने लगा था। तलाक को कानूनी रूप दे दिया गया था। जो शादी के बाद पुरुष दुखी था औरत से, तो वो भी पुरुष भी इसके लिए एप्लीकेशन दे सकता था। अगर औरत दुखी थी तो वो भी तलाक के लिए अर्जी दे सकती थी। अब पहले महिलाओं को पढ़ने भी नहीं दिया जाता था, शादी कर दी जाती थी। लेकिन अब नई सरकार ने उनको व्यावसायिक प्रशिक्षण की अनुमति दे दी थी। वो कलाकार भी बन सकती थी, वो व्यवसाय भी चला सकती थी। लेकिन राजनीतिक अधिकारों के लिए महिलाओं का संघर्ष जारी था। लेकिन इतना कुछ करने के बावजूद लेकिन औरतों को अभी भी निष्क्रिय नागरिक ही रखा हुआ था, उनको वोट का अधिकार नहीं दिया गया था।
तो औरतें फिर अपने उस राजनीतिक अधिकारों के लिए औरतें लड़ रही थी। इनके औरतों की जो नेतृत्व जो करने वाली थी, उनमें से ओलम द गूंज जो औरत जिसका नाम था ओलम द गूंज ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इनकी नेत्रियों जैसे, और पुरुषों का नेतृत्व करने वाले को नेता कहते हैं, तो औरतों को, जो औरतें किसी औरतों के ग्रुप का नेतृत्व करती हैं उसको नेत्रियों कहते हैं। तो जो औरतों का नेतृत्व करने वाली औरतों में से जो महत्वपूर्ण सबसे थी वो ओलंपदा गूंज थी। इसको आप याद करना, वन वर्ड में भी आ जाता है कि फ्रांस में कौन सी जो महत्वपूर्ण औरत थी जो औरतों के अधिकारों के लिए लड़ी। 1791 में इन्होंने पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र की तर्ज पर महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र बनाया। जो वहाँ पर औरतों का नेतृत्व करने वाली औरत, सबसे महत्वपूर्ण औरत थी, वो थी ओलम द गूंज, जिसने 1791 का जो संविधान था उसमें पुरुष एवं नागरिक अधिकार को घोषणा पत्र बनाया था। उसी की तर्ज पर उसने ओलंप द गूंज ने महिलाओं के लिए महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र तैयार किया और महिला अधिकारों के लिए आवाज उठाई। ओलंप द गूंज ने एक तो जो 1791 के संविधान में पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र था, उसी की तर्ज पर महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र बनवाया और महिलाओं के अधिकारों के लिए आवाज उठाई। आतंकराज के दौरान सरकार ने महिला क्लब को बंद करने और उनकी राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने पर कानून लागू किया। लेकिन जो क्रांतिकारी सरकार थी, उन्होंने औरतों की शिक्षा जरूरी करी, स्कूली शिक्षा जरूरी करी। उसकी शादी जो जल्दी हो जाती थी वो रोक दी थी उसको। अगर वो दुखी थी शादी के बाद, वो तलाक की भी उसको अनुमति मिल गई थी। वो व्यवसाय भी चला सकती थी, व्यावसायिक प्रशिक्षण भी ले सकती, कलाकार भी बन सकती थी। लेकिन जो महिलाएं अपने राजनीतिक अधिकारों के लिए लड़ रही थी, लेकिन वो जो लड़ाई लड़ रही थी औरतें क्लब बनाकर, लेकिन जो क्रांतिकारी सरकार नहीं थी, जो जैकोबिन क्लब की सरकार बनी थी, उसने औरतों को, महिलाओं को क्लब बनाने से मना कर दिया था। महिला क्लबों को बंद करने और उनकी राजनीतिक गतिविधियाँ जो भी वो अपने राजनीतिक अधिकार पाने के लिए महिलाएं लड़ाई लड़ रही थी, उसके ऊपर प्रतिबंध रोकने का, गतिविधियों को रोकने का कानून बना दिया था। एक महिला क्लबों को बंद करने का, और जो औरतें अपने राजनीतिक अधिकार पाने के लिए राजनीतिक गतिविधियां कर रही थी, उन गतिविधियों पर भी प्रतिबंध लगाने के लिए कानून लागू किया। नेशनल कन्वेंशन के शासनकाल में ओलम दे गूंज पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया। मतलब कि जो क्रांतिकारी सरकार आई थी उसके प्रतिबंध लगाने के बावजूद भी ओलंप द गूंज लड़ाई लड़ती रही होगी महिलाओं के लिए, जिसके कारण उस टाइम की जो नेशनल कानून बनाने वाली संस्था नेशनल कन्वेंशन थी, उसने ओलंप द गूंज जो महिला थी, महत्वपूर्ण महिला थी जो महिलाओं के लिए लड़ रही थी, उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया और उन्हें फांसी दे दी। जो नेशनल कन्वेंशन कानून बनाने वाली संस्था थी जैकोबिन क्लब की सरकार के दौरान, ओलंप द गूंज लड़ती रही होगी उसके, मतलब सरकार के मना करने के बावजूद भी। तो ओलंप द गूंज के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलाया क्रांतिकारी सरकार ने और उसको फांसी दे दी थी। अंततः सन 1946 में फ्रांस की महिलाओं ने मताधिकार हासिल किया। ये भी आ जाता वन वर्ड में, तो फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार, जिनके वोट का अधिकार कम मिला, तो उनको 1946 में मिला। ये सारी औरतों, पूरी दुनिया में औरतों को वोट का अधिकार 1946 में मिला। ये भी फ्रांस की औरतों की लड़ाई लड़ने के कारण ही मिला था। दास प्रथा और ये महिलाओं की कहानी है कि क्या महिलाओं क्यों क्रांतिकारी सरकार के जो क्रांति कर रही थी, वो क्रांतिकारी थे, वहाँ के वो क्रांतिकारी थे, उनके द्वारा किए जाने वाले आंदोलनों में क्यों हिस्सा लेती थी, और क्रांतिकारी सरकार ने औरतों के लिए क्या किया, और क्रांतिकारी सरकार ने
कौन सी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। औरतों को वोट का अधिकार कब मिला, ये पता होना चाहिए। और जो प्रमुख महिला कौन थी फ्रांस की, वो भी पता होनी चाहिए। और उसके साथ क्या हुआ था, ये सारा पता होना चाहिए। दास प्रथा और क्रांति। जब वहाँ पे राजतंत्र खत्म हुआ था तो सबसे पहले जैकोबिन क्लब के जो लोग थे उन्होंने सरकार बनाई थी। उस टाइम की जो कानून बनाने वाली संस्था थी वो नेशनल कन्वेंशन थी, ये भी आपको याद करना है। दास प्रथा और क्रांति। उपनिवेशों में दास प्रथा का उन्मूलन जैकोबिन शासन के क्रांतिकारी सामाजिक सुधारों में से एक था। उपनिवेशों में दास प्रथा का उन्मूलन मतलब फ्रांस के जितने भी उपनिवेश थे, यानी कि फ्रांस ने जिनके ऊपर कब्जा कर रखा था, वहाँ दास प्रथा चलती थी। मतलब लोग जो अमीर लोग होते थे वो कुछ अपने घर का काम करवाने के लिए लोगों को खरीद लेते थे। फिर जिन लोगों को वो खरीदते थे उन लोगों को अपने मालिक के अनुसार ही काम करना पड़ता था सारा दिन। तो लेकिन जैकोबिन क्लब का जब जैकोबिन क्लब की सरकार बनी वहाँ राजतंत्र खत्म करने के बाद, तो जैकोबिन शासन के सामाजिक सुधारों में से एक था कि वहाँ पर उन्होंने दास प्रथा को ख़त्म कर दिया था। कैरिबियाई उपनिवेश तंबाकू, चीनी, नील एवं कॉफ़ी जैसी वस्तुओं के महत्वपूर्ण आपूर्ति करता थे, ये आपने याद करना है। कैरिबियाई उपनिवेश तंबाकू, नील, चीनी, कॉफ़ी 4 चीज़ों की महत्वपूर्ण आपूर्ति करता थे, मतलब वो दूसरे देशों को भेजते थे। कैरिबियाई उपनिवेश ये सारे फ्रांस के अधीन होंगे। कैरिबियाई उपनिवेश फ्रांस के अधीन था। बाद तंबाकू, नील, चीनी और कॉफ़ी जैसी वस्तुएं पैदा की जाती थी। अपरिचित एवं दूर देश जाने और काम करने के प्रति यूरोपियों की अनिच्छा से श्रम की कमी को यूरोप, अफ्रीका एवं अमेरिका के बीच त्रिकोणीय दास व्यापार द्वारा पूरा किया गया। अपरिचित एवं दूर देश जाने और काम करने के प्रति यूरोपियों की अनिच्छा से मतलब कि यूरोप के अंदर जो यूरोप के लोग थे, ना तो वो अपने देश से दूर जाना चाहते थे, ना ही वो काम करने की इच्छा रखते थे, जिसके कारण कैरिबियाई द्वीप समूह में जो तंबाकू, नील, चीनी, कॉफ़ी वगैरह वस्तुएं पैदा की जाती थी, उनको उगाने के लिए जहाँ एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए वहाँ पे श्रमिकों की, मजदूरों की ज़रूरत थी, जिसके कारण ये दास प्रथा शुरू हुई। यूरोप के अंदर जो भी काम होते थे, यूरोप के लोग काम करने के इच्छुक नहीं थे, ना ही वो कहीं अपने जिस जगह वो रहते थे वहाँ से दूर जाना चाहते थे, जिसके कारण ये दास प्रथा मतलब दास प्रथा सामने आई, दास प्रथा स्टार्ट हो गई जिसके कारण। लेकिन जिस जगह पे भी कैरिबियाई उपनिवेश में जब तंबाकू, नील, चीनी, कॉफ़ी के लिए मजदूर चाहिए थे, तो यूरोप से तो मजदूर मिलते नहीं थे, इसलिए अफ्रीका और अमेरिका से मजदूर लाए जाते थे। वो उनके साथ भी एक एग्रीमेंट होता था 5-5 साल का, 10-10 साल का, कि जितनी मतलब उन 5 सालों में वो व्यक्ति अपने जिस जगह का वो रहने वाला था वहाँ वापस नहीं जा सकता था। तो ये दास व्यापार था। अपरिचित एवं दूर देश जाने और काम करने के प्रति यूरोपियों की अनिच्छा से श्रम की कमी थी। यूरोप के लोग ना तो दूर जाना चाहते थे, ना ही काम करना चाहिए, जिसके कारण यूरोप के लोगों को काम करने के लिए जो मजदूर चाहिए थे वो दूसरे देशों से लाने पड़ते थे। क्योंकि कमी को यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच त्रिकोणीय दास व्यापार द्वारा पूरा किया गया। कमी को जो यूरोप के अंदर मजदूरों की कमी थी उसको पूरा करने के लिए अफ्रीका, अमेरिका के बीच त्रिकोणीय दास व्यापार द्वारा पूरा किया गया। ये बनवर्ड में भी आ रहा है। यूरोप के अंदर जो भी काम होते थे उन कामों को करवाने के लिए अफ्रीका, अमेरिका और यूरोप के बीच त्रिकोणीय दास व्यापार द्वारा पूरा किया गया। दास व्यापार 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ, ये पता होना चाहिए। दास व्यापार कब शुरू हुआ है? 17वीं शताब्दी में 1600 कुछ में स्टार्ट हुआ था। फ्रांसीसी सौदागर अफ्रीका से स्थानीय सरदारों से दास खरीदते थे। जो फ्रांस के सौदागर होते थे
वो अफ्रीका से स्थानीय सरदारों से दास खरीदते थे। दास व्यापार पर निर्भर व्यापारियों के विरोध के भय से नेशनल असेंबली में कोई कानून पारित नहीं किया गया। दास व्यापार पर निर्भर व्यापारी क्योंकि जो वहाँ की फ्रांस में था, तो फ्रांस के अंदर उन्हीं लोगों को वोट का अधिकार दिया जाता था जो ज़्यादा कर देते थे, और वही लोग मतलब वहाँ शासन चला सकते थे, जिनके कानून बनाने वाली संस्था के मेंबर बन सकते थे, जिनके पास ज़्यादा पैसा होता था, जो ज़्यादा कर देते थे। तो दास व्यापार पर निर्भर व्यापारी जो बड़े बड़े व्यापारी ज़्यादा कर देते थे, उनके लिए दास व्यापार जरूरी था, जिसके कारण वहाँ की जो नेशनल असेंबली थी उसने कोई दास व्यापार के विरुद्ध कानून पारित नहीं किया। नहीं तो जो बड़े बड़े व्यापारी थे, अगर ये दास व्यापार रुक जाता तो बड़े बड़े व्यापारियों का व्यापार रुक जाता, और वहाँ की जो सरकार होती थी उसको फिर कर नहीं इकट्ठा हो सकता था, जिसके कारण वहाँ की जो कानून बनाने वाली संस्था थी वो रुकी रही। उसने दास व्यापार के विरुद्ध कोई भी कानून पारित नहीं किया। अगर वो पारित कर देती तो वहाँ के बड़े बड़े जो व्यापारी थे वो उनको पैसा ना आता, और ना ही वो फिर ज़्यादा कर दे पाते देश को। सन 1794 के कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी दासों की मुक्ति का कानून पारित किया। पहले जो कानून बनाने वाली संस्था थी कन्वेंशन, उसने इस बात के डर से कि बड़े बड़े व्यापारियों का व्यापार रुक जाएगा और उनको कर कहाँ से इकट्ठा हुआ, इसलिए कानून नहीं पासी। लेकिन फिर भी 1794 की जो कन्वेंशन थी उसने फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी दासों की, जितने भी वहाँ दास थे जो मजदूर के रूप में काम कर रहे थे, मुक्ति का कानून पारित कर दिया। 10 वर्ष बाद नेपोलियन ने दास प्रथा पुनः शुरू कर दी थी। पहले से 1794 में, आज तक का क्वेश्चन कब दास प्रथा खत्म हुई? 1794 में। लेकिन जब नेपोलियन आया दोबारा तो उसने फिर, जब 1804 में आया तो उसने फिर जो दास प्रथा थी वे शुरू कर दी थी। फ्रांसीसी उपनिवेशों से अंतिम रूप से दास प्रथा का नमूना 1800 मतलब पहले 1794 में ख़त्म कर दी गई क्रांतिकारी सरकार द्वारा, लेकिन फिर नेपोलियन उसको 1804 में ले आया था। लेकिन अच्छी तरीके से, पूरी तरीके से दास प्रथा का उन्मूलन 1848 में हुआ था। ये आप लोगों ने अच्छी तरीके से करना है। वहाँ पर कब हुआ था? 1848 में फ्रांस में दास प्रथा पूरी तरीके से। पहली बार कब खत्म हुई दास प्रथा? 1794 में। फिर नेपोलियन 1804 में वापस ले आया, तो फिर अच्छी तरीके, पूरी तरीके से उन्मूलन कब हुआ, खत्म हुई दास प्रथा? 1848 में। फ्रांसीसी क्रांति की विरासत। स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचार फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत है। मतलब पहले तो उससे पहले, जब फ्रांस में क्रांति नहीं हुई थी, उससे पहले तो यही सोचा जाता था कि दुनिया के में जो राजतांत्रिक समाज है इसको नहीं बदला जा सकता, लेकिन फ्रांस की क्रांति ने संभव बनाया कि हाँ, राजतंत्र को ख़त्म करके गणतंत्र या लोकतंत्र लाया जा सकता है। और फ्रांसीसी क्रांति ने दुनिया को क्या देन दी? स्वतंत्रता का विचार और जनवादी अधिकारों के विचार। फ्रांस की क्रांति की महत्वपूर्ण विरासत है। इसने हमें, फ्रांसीसी क्रांति ने कौन से विचार दिए हैं? स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचार। सन 1789 में सेंसरशिप की समाप्ति हुई। 1789 में सेंसरशिप की समाप्ति हुई। अधिकारों के घोषणा पत्र ने भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नैसर्गिक अधिकार घोषित कर दिया। सन 1789 में सेंसरशिप की समाप्ति कब हुई थी? क्वेश्चन आ सकता है कि वहाँ सेंसरशिप की समाप्ति कब हुई थी? 1789 में, जब क्रांति हुई थी। अधिकारों के घोषणा पत्र ने भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नैसर्गिक अधिकार घोषित कर दिया। अधिकारों के घोषणा पत्र ने भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नैसर्गिक अधिकार घोषित कर दिया। मतलब पहले कोई व्यक्ति वहाँ बोल नहीं सकता था, जो उसके मन के विचार थे उनको अभिव्यक्त नहीं कर सकता था। लेकिन जब वहाँ संविधान बना, क्रांतिकारी मध्यवर्गीय लोगों ने वहाँ संविधान बनाया, तो वहाँ पे जो पुरुष एवं
अधिकार अधिकार घोषणा पत्र में लोगों को भाषण देने और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता का अधिकार मिला था वो नैसर्गिक अधिकार घोषित कर दिया गया। मतलब कि ये अधिकार सरकार ने दिए थे और सरकार ने ही इसकी रक्षा करनी थी। वहाँ पहले लोगों को बोलने का अधिकार नहीं था, अपने विचार अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता नहीं थी, लेकिन जो नया संविधान बना था उसने उसके अंदर जो अधिकारों का घोषणा पत्र था उसके द्वारा लोगों को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली थी। और भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को वहाँ पर नैसर्गिक अधिकार घोषित कर दिया गया था। नैसर्गिक अधिकार का मतलब होता है कि सरकार ने ही ये अधिकार दिए हैं और सरकार ही वहाँ की सरकार ही इनकी रक्षा करेगी। ये विचार फ्रांस से निकलकर बाकी दुनिया में फैले। स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचार थे जो फ्रांस से निकलकर बाकी दुनिया में फैले। इनके कारण सामंती व्यवस्था का लाभ हुआ, इनके कारण सामंती व्यवस्था का नाश हुआ। वहाँ जो सामंती वो थी प्रथा थी वो खत्म हुई। स्वतंत्रता जनवादी अधिकारों के विचारों के कारण ही वहाँ सामंती व्यवस्था खत्म हुई। जो ये स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचार थे फ्रांस से निकल कर जब दूसरी दुनिया में पहुंचे तो वहां पर सामंती व्यवस्था खत्म हुई। औपनिवेशिक समाजों ने स्वतंत्रता के अपने आंदोलनों में दासता से मुक्ति के विचार को नई परिभाषा दी। औपनिवेशिक समाजों ने स्वतंत्रता के अपने आंदोलनों में दासता से मुक्ति के विचार को नई परिभाषा दी। औपनिवेशिक समाज जहाँ पे जिन देशों ने दूसरे देशों पर कब्जा कर रखा था उन्होंने स्वतंत्रता के अपने आंदोलनों में दासता से मुक्ति के विचार को नई परिभाषा दी। जो देश दूसरे देशों के अधीन थे, जिन देशों ने दूसरे देशों के ऊपर कब्जा कर रखा था वहाँ पर स्वतंत्रता के अपने आंदोलनों में दासता मुक्ति के विचार को नई परिभाषा दी। औपनिवेशिक समाजों में स्वतंत्रता के अपने आंदोलन मतलब कि जितने भी देश दूसरे देशों के अधीन थे जब उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र करवाने के लिए जोर दिया तो उन्होंने दासता से मुक्ति के विचार को नई परिभाषा दी। फ्रांसीसी महिलाओं के लिए क्रांति का क्या अर्थ व महत्व था? महिलाओं के लिए क्रांति में वो इसलिए हिस्सा ले रही थी कि उनके जीवन में सुधार आएगा, उनकी दशा सुधरेगी। अर्थ था कि उनको मतलब राजनीतिक अधिकार मिल जाएंगे और उनको मिले भी। क्रांति का क्या अर्थ था? उनकी दशा सुधर जाए। फ्रांसीसी महिलाओं के लिए क्रांति का अर्थ और महत्व ये था कि अगर वो फ्रांसीसी क्रांति जो हो रही थी उसमें हिस्सा लेती हैं तो उससे उनकी दशा सुधर सकती है, उनकी जिंदगी में सुधार आएगा। फ्रांस की राजनीति और व्यापार में दासों और इससे सुधरी भी थी। फ्रांस की क्रांति के कारण महिलाओं को कुछ अधिकार भी मिले थे और कुछ अधिकारों के लिए उनको लड़ना पड़ा था जो बाद में उनको मिल गए थे, औरतों को, वहाँ की महिलाओं को। फ्रांस की राजनीति और व्यापार में दासों का क्या महत्व रहा? फ्रांस की राजनीति और व्यापार में दासों क्योंकि वहाँ का जो व्यापार जो फ्रांस है वो यूरोप महाद्वीप में आता है। यूरोप महाद्वीप के लोग ना तो अपने रहने वाले स्थान से दूर जाना चाहते थे ना ही वो काम करना चाहते थे, जिसके कारण जो यूरोप के व्यापारी थे उनको अपना व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए अमेरिका और अफ्रीका से दास मंगवाने पड़े। तो इसलिए और फ्रांस की राजनीति में ये महत्व था कि बड़े बड़े व्यापारियों का जब व्यापार चल रहा था, अगर वो अच्छा व्यापार चल रहा था तो फ्रांस की जो वहाँ की सरकार होती थी तो उनको बड़े बड़े व्यापारी कर देते थे। अगर व्यापार चलाने के लिए बड़े बड़े व्यापारियों को दासों की ज़रूरत थी, मजदूरों की ज़रूरत थी, क्योंकि यूरोप के लोग काम भी नहीं करना चाहते थे और अपनी जगह को भी जिस जगह पे वो रहते थे छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। और अगर व्यापारियों को दास नहीं मिलते थे तो व्यापारियों का काम नहीं चलना था और काम नहीं चलना था तो उनको कमाई नहीं होनी थी तो वो वहाँ की सरकार को कर नहीं दे सकती थी। इसलिए जो व्यापार ये महत्व था कि व्यापारियों का व्यापार बढ़ाने के लिए और फ्रांस की जो सरकार थी उसको उसकी आमदनी के लिए दासों का महत्व था। फ्रांसीसी क्रांति के बाद कौन कौन से कानून बने जिससे आम लोगों का जीवन प्रभावित हुआ?
फ्रांसीसी क्रांति के बाद एक तो महिलाओं की पढ़ाई ज़रूरी कर दी गई, उनको व्यवसाय करने की वो दी गई, इजाज़त दी गई, वो ट्रेनिंग भी ले सकती थी अब। और उनको जो औरतें शादी के बाद तकलीफ़ में थी वो तलाक भी ले सकती थी, अर्जी दे सकती थी। और इन्होंने एक तो इसका करा गया, ये कन्वेंशन ने करे हैं, दासों की मुक्ति का, दास प्रथा ख़त्म करी। उसके बाद बनने के बाद सामाजिक सुधार लेके आए थे। और यहाँ पे हैं कौन कौन और भी हैं, इसमें दे रखे हैं। सेंसरशिप समाप्त कर दी थी, नए नए स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचार आए थे। और ये भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नैसर्गिक अधिकार घोषित कर दिया गया था। सामंती व्यवस्था लागू कर दी गई, खत्म कर दी गई थी, सामंती व्यवस्था भी खत्म हो गई थी। कानून बने। फ्रांसीसी क्रांति के बाद कौन कौन से कानून जिनसे आम लोगों को जीवन पर दास प्रथा खत्म हुई, सेंसरशिप खत्म हुई और सामंती व्यवस्था खत्म हुई। भाषण और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता थी वो लोगों को मिली और उसको नैसर्गिक अधिकार में शामिल कर दिया गया और दास प्रथा खत्म हो गई। फ्रांसीसी क्रांति के उन विचारों की सूची बनाइए जिनका प्रभाव हम अपने जीवन में स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। फ्रांसीसी क्रांति के एक तो स्वतंत्रता का और जनवादी अधिकारों का जो विचार है, जिनका प्रभाव मतलब अगर वो फ्रांस की क्रांति ना होती तो वो स्वतंत्रता और जनवादी विचार भी ना आते और आज जो स्वतंत्रता हमें मिली हुई है वो हमें ना मिल पाती। तो आप लोग इसको जो फ्रांस की ये वाली वो वर्कशीट है इसको अच्छी तरीके से पढ़ लेना, तो ये आपको हेल्प करेगी महिलाओं के बारे में भी और दास प्रथा के बारे में भी जानने की जानकारी। ये थोड़ी सी जानकारी अगर इसको भी पढ़ लो, बुक वाले भी पढ़ लो, तो आपकी नॉलेज अच्छी हो जाएगी। चाहे दास प्रथा पे क्वेश्चन आ जाए, चाहे आपकी महिलाओं पे आ जाए, तो आप कंप्लीट कर पाओगे।